नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो खबरदार में सबसे पहले आइए खबरों के लेंस से हम देख लेते हैं क्या हमारे देश में ब्लैकआउट होने वाला है। ब्लैकआउट मतलब एक साथ कई राज्यों में बिजली गुल। दिल्ली समेत कई राज्यों की सरकारों ने इसके खतरे का अलार्म बजा दिया है, क्योंकि हमारे देश के 135 कोल पावर प्लांट्स में अब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 दिन का कोयला बचा है, जबकि नियम के अनुसार 20 दिन का कोयला हर दिन हर समय रिजर्व में हमारे पास होना चाहिए। तो चिंता की बात यही है। हालांकि आज हमारे देश के ऊर्जा मंत्री सिंह साहब ने बेहद ऊर्जा के साथ कहा कि कोयला भले ही 4 दिन का बचा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या वाकई कोयले की कमी की कोई चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है? इसका रियलिटी चेक आज हम करेंगे। इसके बाद हम आपको लखीमपुर खीरी हिंसा केस में मंत्रिपुत्र आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के कारण बताएंगे। 12 घंटे की पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने रात 12 बजे अदालत में आशीष को पेश किया था और अदालत में आशीष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब कल यानी कि सोमवार को आशीष की रिमांड के लिए क्राइम ब्रांच अर्जी लगाएगी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से सवाल थे जिनके जवाब आशीष पूछताछ में नहीं दे पाया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आज प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी क्षेत्र यानी कि वाराणसी से चुनावी हुंकार भर दी। प्रियंका ने आज वहां किसान न्याय रैली की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला। बदले में बीजेपी ने भी प्रियंका को राजस्थान में एक शख्स की पीट कर हुई हत्या पर जबरदस्त ढंग से घेरा। तो आइए, खबरदार की शुरुआत हम एक ऐसे वीडियो से कर रहे हैं। यह वीडियो चीन का है। यह वीडियो चीन में टोटल ब्लैकआउट का है। पिछले हफ्ते बीजिंग और शंघाई समेत चीन के कई बड़े शहरों में बिजली का संकट इतना भीषण हो गया था कि सड़कों पर सिर्फ गाड़ियों की लाइट्स चमक रही थी। इस बिजली संकट से चीन में आम लोगों का जीवन जबरदस्त प्रभावित हुआ ही साथ ही चीन की अर्थव्यवस्था को भी खूब नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि बिजली नहीं होने की वजह से फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी, उत्पादन रोकना पड़ा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन में पावर प्लांट्स के पास कोयले की कमी हो गई थी। तो अब खबर यह है कि जो अभी आपने जो तस्वीरें चीन की देखी वो भले ही चीन की हो, लेकिन ब्लैकआउट की यह स्थिति भारत के भी कई शहरों में बहुत जल्द आ सकती है, क्योंकि चीन की तरफ भारत के पावर प्लांट्स में भी कोयले का अब सिर्फ 4 दिन का स्टॉक बचा है। कई राज्य सरकारें इसके खतरे को लेकर अलर्ट जारी कर चुकी हैं और सबसे आगे दिल्ली मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल है। जिसके बाद आज हमारे देश के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोयले का स्टॉक भले ही हमारे पास 4 दिन का बचा हो, लेकिन घबराना नहीं है। जिसके बाद अब इस पावर क्राइसिस पर राजनीति का मीटर भी बहुत तेजी से भाग रहा है। कोयले की आपूर्ति सिर्फ 1 दिन की बची है। 5 से 10 दिन का कोयला बचा है। पावर प्लांट में स्टॉक जरूर कुछ कम है, 4 दिन का है, कहीं 5 दिन का, कहीं 3 दिन भी है। क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। बिजली कंपनियां बेचैन हैं कि 4 दिन का कोयला बचा है। राज्य सरकारें डर रही हैं कि 4 दिन का कोयला बचा है, लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, क्योंकि अभी भी 4 दिन का कोयला बचा है। आज के दिन में करीब 4 दिन से ज्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। कल जितना हमारा खपत हुआ करीब 1.8 मिलियन टन, उतना हमको स्टॉक आया। तो अब हमको लगता है कि अब हमारा पुनः जो पहले 17 दिन से 4 दिन का स्टॉक आ गया था, अब पुनः हमारा बिल्डअप होने लगेगा। तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बेहद पावरफुल तरीके से उन राज्य सरकारों को लगभग फटकार रहे थे जो उनके मुताबिक पब्लिक में कोयले की कमी से ब्लैकआउट होने का डर फैला रहे हैं। आर.के. सिंह इस सिलसिले में अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा दिल्ली के ऊर्जा मंत्री पर खर्च कर रहे थे। कोयले की आपूर्ति सिर्फ 1 दिन की बची है और वो भी 50% प्रोडक्शन के लिए।
मेरी अपील है कि सारे प्लांट 100% कैपेसिटी पे चलाए जाएं। उनके पास कम से कम 1 महीने का नहीं तो 15 दिन का स्टॉक जरूर होना चाहिए। उसके लिए पावर फुटिंग पे काम करना चाहिए। नहीं आते तो पूरी दिल्ली का ब्लैकआउट होगा। अगर आप तो मजाक सा कर रहे हैं कि लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, ये केजरीवाल जी की चिट्ठी हमने देखी है। लोगों को मालूम रहना चाहिए कि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। जहां आवश्यकता है वहां पर इंश्योर करते हैं कि कोयला जाए। मुझे बहुत दुख हुआ कि देश की केंद्र सरकार के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए, वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है। ऊर्जा मंत्री का पूरा जोर इस बात पर था कि देश को यकीन दिलाया जाए कि कोयले की कमी से बिजली उत्पादन पर कोई संकट नहीं आने वाला है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 4 दिन का स्टॉक होना पर्याप्त है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक देश में कोयले से चलने वाले कुल 135 पावर प्लांट हैं। सभी पावर प्लांट को कम से कम 20 दिनों का कोयला भंडार रखना होता है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में सभी पावर प्लांट के पास कोयले का भंडार घटकर चंद दिनों का ही रह गया है। 25 पावर प्लांट में 3 अक्टूबर को 7 दिन से भी कम समय का कोयला भंडार था। कम से कम 64 पावर प्लांट में 4 दिनों से भी कम समय का कोयला बचा था। 1 अक्टूबर 2021 को खुद ऊर्जा मंत्रालय ने कहा था कि देश के 134 थर्मल पावर प्लांट के पास मात्र 4 दिनों का औसत कोयला भंडार बचा है, जिससे बिजली का उत्पादन कम हुआ है। हालांकि ऊर्जा मंत्री देश में बिजली की डिमांड बढ़ने से खुश हैं। ये पहले की तरह 17 दिन का स्टॉक नहीं, लेकिन 4 दिन का, 4.25 दिन का है। अभी जो कोयले का ये पोजीशन चल रहा है, 4 दिन 4.5 दिन का स्टॉक, और जितना आता है उतना खपत होता है। ये इसलिए है क्योंकि एक तो हमारा डिमांड बढ़ा है, जो अच्छी बात है। ये बात सच है कि देश के पावर प्लांट्स में कोयले की कमी से बिजली उत्पादन घटा है, लेकिन हालात इतने खराब भी नहीं हैं कि ब्लैकआउट होने की नौबत आने वाली है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट्स पावर प्लांट्स पर भी दिखने लगे हैं। देश के कई पावर प्लांट्स में बिजली उत्पादन घट गया है। झारखंड के बोकारो में चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट में कोल स्टॉक सुपर क्रिटिकल स्थिति में है। यहाँ महज 3 दिनों का स्टॉक बचा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट समेत लगभग सभी पावर प्लांट्स में बिजली उत्पादन घटकर आधा रह गया है। और आप ये देखिए कि 135 थर्मल पावरों में लगभग 75 में 5 से 10 दिन का कोयला बचा है। हमारे मध्य प्रदेश में भी उसी जो देश में स्थिति मध्य प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश में हम काफी बेहतर अच्छी स्थिति में हैं। जो हमारी खपत है उससे हमने लगभग 5000 टन ज्यादा कोयला लाए हैं, और हमारे पास किसी इकाई में 5 दिन का, किसी इकाई में 7 दिन का, किसी में 3 दिन का कोयला है। लगातार अधिकारी उसमें नजर रखे हुए हैं कि छत्तीसगढ़ में आपूर्ति की कोई कमी ना हो, और उसके लिए यथासंभव सब प्रयास किए जा रहे हैं। कोयले की कमी से पावर प्लांट्स ठप होने का डर ना तो सिर्फ एक राज्य जता रहा है, न ही सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्य जता रहे हैं, बल्कि ये देशव्यापी सच हो गया है, जिसको लेकर देश की जनता को अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं रखा जाना चाहिए। नियम ये कहता है कि पावर प्लांट्स में बैकअप के तौर पर औसतन 20 दिन का कोयला स्टॉक उपलब्ध होना चाहिए। फिलहाल सच्चाई ये है कि सिर्फ 4 दिन का कोयला ही बाकी बचा है, जिसे खुद ऊर्जा मंत्री कबूल कर चुके हैं। ये बात अलग है कि राज्य सरकारें कोयला की कमी को लेकर खतरे का अलार्म बजा रही हैं। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का कहना है कि खतरे की कोई बात नहीं। फिलहाल ऐसा नजर आता है कि कोयले की कमी भी देश में सियासत का पावर बैंक बन चुकी है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। हमारे देश के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कह दिया है कि हमारे देश के पावर प्लांट्स में कोयले की कमी है, लेकिन घबराना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब पावर प्लांट्स में हमेशा कम से कम 20 दिन का स्टॉक होने का नियम मौजूद है, तो फिर सिर्फ 4 दिन का कोयले का स्टॉक ही क्यों मौजूद है? ऊर्जा मंत्रालय ने इसके 4 कारण गिनाए, जिन्हें हम विस्तार से आपको आइए समझाते हैं। पहला कारण,
पहला कारण यह बताया गया कि हमारे देश में बिजली की मांग बढ़ गई है। 2019 में अगस्त सितंबर में बिजली की खपत करीब 10,660 करोड़ यूनिट्स हुई थी, जबकि इस साल अगस्त सितंबर में 12,400 करोड़ यूनिट्स हो गई। अगस्त सितंबर 2019 की तुलना में इस साल के इन्हीं 2 महीनों में कोयले की खपत 18% बढ़ गई। दूसरा कारण यह बताया गया कि सितंबर में कोयला खदानों के आसपास ज्यादा बारिश होने से कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ। भारत अपनी जरूरत का 75% कोयला घरेलू खदानों से निकालता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा के कई कोयला खदानों में पानी भर जाने के कारण कई दिनों तक काम बंद रहा। तीसरा कारण यह बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के दाम बढ़ने से पिछले साल की तुलना में इस साल कोयले के विदेश से आयात में काफी कमी आई। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया में मार्च में कोयले के दाम $60 प्रति टन थे, जो सितंबर में बढ़कर $200 प्रति टन हो गया। 2019 की तुलना में आयातित कोयले से बिजली के उत्पादन में 43.6% की कमी आई है। और चौथा कारण यह बताया गया कि कोरोना काल के बाद औद्योगिक एक्टिविटीज बढ़ी हैं, जिसके कारण बिजली की डिमांड भी बढ़ी। अगस्त 2019 के मुकाबले 2021 अगस्त में हमारे देश में 18 अरब यूनिट की बिजली की खपत बढ़ गई। तो ऊर्जा मंत्रालय ने इन कारणों का हवाला देते हुए कोयले की कमी को थोड़े दिनों की ही परेशानी बताया, लेकिन ये परेशानी अब आपको और हमें यानी कि आम लोगों को भी महसूस होने लगी है। कोयले की कमी से पैदा हुए बिजली संकट पर आप हमारी ये विशेष रियलिटी रिपोर्ट देखिए। अगर देश के पावर प्लांट्स में 20 दिन के बजाय 4 दिन का कोयला स्टॉक बचा है, तो क्या ये क्राइसिस नहीं है? क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। टाटा पावर ने एक मैसेज भेज दिया लोगों को, SMS भेज दिया कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े। हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया, तो हमने उसको CEO को चेतावनी दे दी है। 20 दिन की जगह 4 दिन का कोयला स्टॉक बचेगा तो पैनिक बटन तो दबेगा ही। और ऐसा भी नहीं है कि इस संकट को लेकर देश की जनता को ज्यादा दिन अंधेरे में रखा जा सके, जिससे पहले ही कई दिनों से बिजली संकट का एहसास होने लगा है। बिजली की समस्या 4-5 दिन से है, इसके पहले तो बढ़िया थी। और रात में सबसे ज्यादा समस्या है। रात में 10:30 बजे आती है, 11:30 बजे कटना, फिर 2:30 बजे आना, फिर 5 बजे भोर में कटना। रात की जबरदस्त समस्या, दिन में तो फिलहाल है। हाँ, इस समय 1 हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा कटौती हो रही है मेरे यहाँ गांव में। लगभग 10-12 घंटे मिल रहा है बिजली केवल, या उससे भी कम हो जा रहा है कभी कभी। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कोयले की कमी को लेकर कोई शिकायत दर्ज भले ही ना की गई हो, लेकिन वहां आम लोगों की तरफ से कुछ ज्यादा ही बिजली कटौती की शिकायतें मिलनी शुरू हो चुकी है। सप्लाई तो अभी तक हमारे यहाँ से 18 घंटे ग्रामीण फीडर चलता है, तो बिजली की समस्या के कारण लगभग 12 घंटे 11 घंटे इस वक्त दे पा रहे हैं हम लोग। क्या है, किस लिए, क्या आगे से ही सप्लाई कम आ रही है। लाइट कुल मिला के 4-5 घंटे मिल रहा है। 1 हफ्ते से स्थिति ज्यादा गड़बड़ है। बिजली शाम से लेकर के और 10 बजे तक तो बिल्कुल नहीं रहती, हमेशा अंधेरा रहता। 1.5 हफ्ते करीब हो गए बिजली नहीं आ रही ठीक से। यहाँ पे 1.5 हफ्तों से लगातार बिजली रात को कम आ रही है, आ ही नहीं रही। रात को 4-4, 5-5 घंटे गुल रहती है। योगी 24 घंटे बिजली देने की बात कहते हैं कि बिजली आती ही नहीं है। राज्य सरकारों की शिकायतों पर 440 वोल्ट का करंट दौड़ा देने वाले ऊर्जा मंत्री के पास बिजली कटौती से परेशान जनता को चुप कराने के लिए भी एक पावरफुल जवाब मौजूद है। डिमांड बढ़ा है, इसका मतलब मेरा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, ये अच्छी बात है। दूसरा, हमने 2 करोड़ 82 लाख नए कंज्यूमर्स को जोड़ा। सौभाग्य योजना के अंतर्गत हमने हर घर को कनेक्शन दिया, तो हमारा डिमांड बढ़ रहा है। हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हमारा डिमांड बढ़ रहा है। ये सब अच्छी बात है, शुभ संकेत है। हम चाहते हैं कि इकोनॉमी और बढ़े। देश में कोयले की कमी को जल्द से जल्द दूर करने का दावा तो ऊर्जा मंत्री कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो ये संकट जल्द टलता नजर आता नहीं है, क्योंकि ये किसी एक राज्य का मसला नहीं है। राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं जिनकी सरकारों ने कोयले की कमी से बिजली उत्पादन में कमी की शिकायत केंद्र सरकार से की है। लेकिन जिन राज्यों में शिकायत नहीं भी की है, वहां भी कोयले की कमी से बिजली की कटौती कोई कम बड़ा संकट नहीं है।
सबसे बड़ा उदाहरण तो उत्तर प्रदेश ही है। कोयला संकट के कारण देश का बिजली उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 135 थर्मल प्लांट देश में ऐसे हैं जो कोयले से चलते हैं। इनमें से आधे से अधिक में कोयला लगभग समाप्त हो गया है। जो आधे बचे हैं उसमें 2 दिन से 2.5 दिन तक का कोयला बचा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के जो अपने ताप बिजली घर हैं, अनपारा, ओबरा, पारीछा और हरदुआगंज, इसमें पारीछा और हरदुआगंज में लगभग कोयला समाप्त हो गया है। ओबरा में 2 दिन का कोयला है, अनपारा में 2.5 दिन का कोयला बचा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का भी बिजली उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। देश में कोयले की कमी है, ये अब कोई दबी छिपी बात नहीं है। कोयले की कमी से बिजली उत्पादन गिरा है, ये भी सबको पता है। लेकिन देश में ब्लैकआउट जैसी नौबत नहीं आएगी, इसका यकीन भी सरकार से मिला है। हालांकि अब सरकार की चुनौती होगी कि देश के पावर प्लांट्स में कोयले की कमी दूर कैसे हो, ताकि पावर प्लांट्स अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाए। आज तक ब्यूरो। अब प्रश्न ये कि हमारे देश में अचानक से कोयले की कमी कैसे हो गई। इसके लिए आइए आपको बिजली की डिमांड और कोयले की सप्लाई वाले हम अंतर को समझाने की कोशिश करें। इस समय हमारे देश में हर दिन 400 करोड़ यूनिट्स की खपत हो रही है और इस बिजली का करीब 70 से 75% उत्पादन कोयले से ही होता है। इसके अलावा 3% गैस से, 10% बिजली हाइड्रो पावर प्लांट से, 3% न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स और 8% रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर पार्क और विंड टर्बाइन से बनाई जाती है। मतलब यह हुआ कि जिस सौर ऊर्जा को लंबे समय से फ्यूचर एनर्जी कहा जाता रहा है, वो आज भी फ्यूचर एनर्जी ही बनी हुई है। भारत, हमारा देश, बिजली के लिए सबसे ज्यादा कोयले पर ही निर्भर है। ऐसे में कोयले की 75% सप्लाई हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से होती है, जबकि 25% कोयला दूसरे देशों जैसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से आता है, जिसकी कीमत लगभग 2 गुनी हो जाती है। तो भारत के पास करीब 300 अरब टन का कोयला भंडार है जो लगातार कम हो रहा है। और सबसे बड़ी चिंता हमारी यही है कि भारत में, हमारे देश में अगले 20 सालों में बिजली की जरूरत किसी भी देश से सबसे ज्यादा होगी। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक हमारे देश में 40% बिजली गैर जीवाश्म ईंधन से बनाने का लक्ष्य तय किया है। हालांकि भारत सरकार ने अगले 5 साल में कोयले से बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाने की योजना भी बनाई है, यानी निकट भविष्य में तो कम से कम बिजली उत्पादन में कोयले पर निर्भरता हमारी कम होने वाली बिल्कुल नहीं लगती है। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को 7 दिन हो चुके हैं और कल इस मामले में इसके मुख्य आरोपी आशीष से पूछताछ की गई। एसआईटी ने कल आशीष मिश्र के लिए सवालों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार की थी और इन प्रश्नों के उत्तर देते देते आशीष को 12 घंटे लग गए। एसआईटी ने आशीष से कई सारे ऐसे सवाल पूछे जिसके जवाब आशीष मिश्रा के पास नहीं थे। आशीष मिश्र ने दंगल के आयोजन से जुड़े कई सारे वीडियोस भी दिखाए, लेकिन दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच वो कहां था, इसका जवाब न दे पाना ही एसआईटी को खटक गया। और इसी कारण से 12 घंटे की पूछताछ के बाद रात में आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने के 48 घंटे पहले तक आशीष मिश्रा कहां थे, ये किसी को नहीं पता था। पुलिस उनके घर पर पेशी का रिक्वेस्ट नोटिस लगाती रही और आशीष मिश्रा ने एसआईटी को बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो घर पर ही थे। अब इसे कहते हैं घनघोर विरोधाभास। ये 3 तस्वीरें हैं जो कल की पूरी कहानी बताती हैं। सुबह क्राइम ब्रांच के सामने पूरी तैयारी और खास लोगों के साथ पहुंचे थे आशीष। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ देर का ही काम होगा, फिर वो घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके बयानों में संदेह झलक रहा था। एक लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। He will be produced before court और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
फिर रात में ही कोर्ट में पेशी हुई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया और उन्होंने कस्टडी मांगा था। उसमें हमारा विरोध था कि कस्टडी रिमांड देने से पहले हमको सुना जाना चाहिए, तो हमें सुनने के लिए 11 तारीख लग दी है और उन कॉपी रिसीव कराई गई है। अब मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए या ना दिया जाए। तो अभी न्यायिक हिरासत में फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे मंडे तक को फिर से सुनवाई होगी। अभी पुलिस ने कितने दिन की पीसीआर मांगी थी? अभी तो 3 दिन का मांग रहे थे कि हमको पुनः पुलिस कस्टडी में दिया जाए, नहीं दिया गया। मंडे की डेट लगाई गई। 3 अक्टूबर को घटना के वक्त वो कहां थे, इस सवाल पर आशीष फंस गए। वो सबूत नहीं दे पाए कि वो घटना स्थल पर मौजूद थे या नहीं। आशीष मिश्रा ने अपने बचाव में 13 वीडियो पेश किए, लेकिन ये साबित नहीं कर पाए कि वो घटना के वक्त दंगल में थे। लखीमपुर कांड में 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो वहीं रविवार को एसआईटी की टीम ने मौका वारदात का मुआयना भी किया है। अब आशीष को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उसको रिमांड मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ मंत्री की बर्खास्तगी और इस्तीफे को लेकर के विपक्ष ने भी मांग मुखर कर दी है। साफ है कि इस पूरे मामले में अब आशीष मिश्रा और उनके पिता अजय मिश्रा की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आती। गाड़ियों के बारे में भी उन्होंने जो बताया, इससे पता चला कि काली फॉर्च्यूनर अंकित दास की ही थी। अब खबर यह है कि अंकित दास नेपाल भाग चुका है और क्राइम ब्रांच ने उसके ड्राइवर को दबोच लिया है। बताया जाता है कि हिंसा के वक्त अंकित अपनी फॉर्च्यूनर कार में ही मौजूद था। पीछे जिस कोठी का ये ताला बंद है, ये कोठी अंकित दास की है। ये वही अंकित दास जिसकी तिकोनिया हिंसा के मामले में अब लखीमपुर पुलिस को बहुत तेजी से तलाश है, या यूं कहा जाए कि अंकित दास अब लखीमपुर पुलिस के रडार पर हैं। यूं तो अंकित दास लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन बीते कई सालों से वो लखीमपुर में सक्रिय हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेहद करीबी। उनके तमाम कहा जाए कि संसदीय जो निधि से जो काम होने वाले होते हैं, विकास कार्य हुए, उसमें उनका बहुत काम अंकित दास के द्वारा ही किया जाता है। अंकित फरार हो चुका है और आशीष जांच में सहयोग नहीं कर रहे। इसी वजह से एसआईटी की टीम ने आशीष के बयानों की सच्चाई जानने के लिए घटनास्थल का मुआयना किया। तिकोनिया पहुंची जांच टीम ने दंगल कार्यक्रम के पास के पेट्रोल पंप के सीसीटीवी खंगालने की भी कोशिश की, क्योंकि आशीष ने इसका जिक्र अपने बयानों में किया था। अब एक चलती सड़क पर पिछले 7 दिनों में सबूत के कितने हिस्से बचे होंगे, ये कहना मुश्किल है। लखीमपुर खीरी से संतोष शर्मा के साथ अभिषेक, आज तक। और जब प्रश्नों के भंवर में आशीष फंस गया तो एसआईटी अधिकारियों को सहयोग देना उसने बंद कर दिया। दरअसल एसआईटी ने आशीष से 10 ऐसे सवाल पूछे थे जिनके उत्तर देते समय आशीष का गला सूख रहा था। आइए हम आपको वो सारे सवाल दिखाते हैं। आशीष से पहला सवाल यह पूछा गया कि कार्यक्रम में आने वाले वीवीआईपी का रूट बदलने की जानकारी उन्हें थी या नहीं। इसके जवाब में आशीष ने कहा कि जानकारी कुछ देर पहले ही उसे मिली थी। दूसरा सवाल पूछा गया कि जिस समय यह घटना हुई उस समय वो कहां था। इसके जवाब में आशीष ने कहा कि घटना के समय वो कार्यक्रम स्थल पर था और दंगल के आयोजन से जुड़े इंतजाम में लगा हुआ था। इस जवाब के तुरंत बाद आशीष से पूछा गया कि दोपहर 2:36 से लेकर 3:30 तक आप कहां थे। इस प्रश्न के उत्तर में आशीष ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर ही मैं मौजूद था। आशीष के इस जवाब के बाद जब उसे बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वो इस 1 घंटे के दौरान कार्यक्रम स्थल पर नहीं था, तो इस सवाल पर आशीष ने थोड़ा रुक कर कहा कि कार्यक्रम स्थल पर ही था, लेकिन बीच बीच में थोड़ी देर के लिए अपनी राइस मिल में चला गया था। एसआईटी ने इसके बाद पूछा आशीष से कि हिंसाग्रस्त थार जीप को कौन चला रहा था और उसमें कौन कौन बैठा था। साथ ही एसआईटी ने यह भी पूछा कि फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो कार किसकी थी। इसके जवाब में आशीष बोला कि थार तो मेरी ही है और उसे हरिओम चला रहा था। फॉर्च्यूनर उनके दोस्त अंकित दास की है। वो मुख्य अतिथि को कार्यक्रम स्थल में लाने के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद कहां गया उसे पता नहीं। एसआईटी ने इसके बाद पूछा कि आप किस गाड़ी में बैठे थे। इस पर आशीष बोला कि वो तो कार्यक्रम स्थल छोड़कर गया ही नहीं, मैं तो वहीं था। एसआईटी ने फिर कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार थार जीप आप ही चला रहे थे। इस सवाल पर आशीष
खींच गया और खींचकर उसने कहा कि वो थार जीप में नहीं था, किसी भी गाड़ी में नहीं था। इन गाड़ियों को वीवीआईपीज़ को लाने के लिए सिर्फ उसने भेजा था। एसआईटी ने आशीष से पूछा कि अगर वो घटनास्थल पर नहीं था तो एफआईआर दर्ज होने के बाद गायब क्यों हुआ और पिछले 48 घंटे से कहां था। इसके जवाब में आशीष बोला कि वो गायब नहीं था, बल्कि वो अपने गांव बलबीरपुर में था, तबीयत खराब थी इसलिए आराम कर रहा था। एसआईटी ने पूछा कि जिस समय हिंसा हुई अगर वो कार्यक्रम स्थल पर नहीं था तो क्या इसका कोई सबूत है। इस पर आशीष बोला कि मैं कार्यक्रम स्थल में ही था, कहीं नहीं गया, पूरे कार्यक्रम के वीडियोज आपको दे दिए हैं। एसआईटी ने इसके बाद आशीष से यह सवाल पूछा कि गाड़ी के अंदर 2 कारतूस मिले, किसके हैं, असला लेकर कौन चलता है और उन्होंने असला लेकर कार्यक्रम में क्यों भेजा गया था। इसके जवाब में आशीष ने बताया कि गाड़ी में रहने पर वो खुद ही अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर चलता है। ये वो सारे सवाल जवाब थे। कहां आशीष फंसा, एसआईटी को कहां शक हुआ, ये भी आपको पता चला। फिलहाल रुख हम अलग उत्तर प्रदेश की खबर का करते हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं को एक विशेष हिदायत दी। उन्होंने सीधे तौर पर लखीमपुर खीरी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह अवश्य कह दिया कि नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलना बिल्कुल नहीं होता है। सुनिए। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं मित्रों, नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। आज कांग्रेस नेता, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने वाराणसी में रैली की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत पर न्याय दिलाने की बात कही। लेकिन प्रियंका गांधी से विपक्ष ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वो राजस्थान भी जाएंगी, जहां एक दलित की पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल प्रियंका गांधी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, उससे बीजेपी की बेचैनी काफी बढ़ गई है। सियासत में इसे कहते हैं एक तीर से 3 निशाने। पहले दलित बस्ती में झाड़ू लगाई, फिर भगवान विश्वनाथ की पूजा करके हिंदुत्व वाली छवि बनाई और फिर बनारस की रैली में सरकार पर निशाना लगाकर किसानों को साधने की पूरी कोशिश भी की। दिल्ली से बनारस वाया लखीमपुर खीरी और लखनऊ वाली इस सियासी यात्रा में प्रियंका गांधी ने भरोसा दिलाया कि इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमें कोई चुप नहीं कर सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता। लखीमपुर खीरी मामले में कांग्रेस के तीखे तेवर ने एकाएक उसको एक आक्रामक विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में उतारा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है कि पार्टी के लिए शुरुआत इस चुनावी कैंपेन में अच्छी है, पर प्रियंका भी ये जानती हैं कि 32 साल के सूखे को खत्म करने के लिए कांग्रेस को यूपी में लंबी पारी खेलनी पड़ेगी और चुनौती मुंह बाय खड़ी है। कांग्रेस की तय रणनीति के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन राजस्थान के पीलीबंगा से आए इस विभत्स वीडियो के जरिए बीजेपी ने प्रियंका गांधी से सवाल पूछे हैं कि क्या वो एक दलित युवक को इंसाफ दिलाने राजस्थान जाएंगी, जिसे कुछ लोगों ने बड़ी बेरहमी से पीट कर मार डाला। दलित युवक को पीट के मार दिया गया, नृशंस हत्या की गई। क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, चन्नी जी, भूपेश बघेल जी वहां जाएंगे? राजस्थान की इस घटना पर बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया, क्योंकि राजस्थान की इस घटना को देखकर हर कोई गुस्से में।
कांग्रेस की दलील है कि राजस्थान में दलित की मौत को लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत से तुलना करना ठीक नहीं है। शायद कांग्रेस को लगता है कि हर मौत का सियासी एंगल अलग होता है। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।